आज हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग घड़ी में समय देखते हैं तो आप जब उसको इमेज को देखते हैं मिरर में तो उस समय क्या होता है। उसके अलावा हमें ये सीखना है कि अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में अगर इंसिडेंट रे रोटेशन शुरू कर दे या मिरर रोटेशन शुरू कर दे तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन कैसा होगा। और जो प्लेन मिरर का जो लास्ट पार्ट बचता है वो ये है कि दो मिरर्स अगर एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, ऑब्जेक्ट कहीं बीच में रख दिया जाए तो कितनी इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सारे पार्ट्स को सीखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग सीखते हैं वो है इमेज ऑफ द क्लॉक। कौन सी क्लॉक की बात कर रहे हैं हम लोग? एनालॉग क्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनालॉग क्लॉक मतलब जिस घड़ी में सुई होती है, डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहे। अब अगर हम उस क्लॉक की इमेज को मिरर में देखें, आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, कभी गौर किया होगा कि अगर कोई घड़ी है उसकी आप शीशे में मिरर में देखते हो उस घड़ी को, तो जो समय होता है वो समय नहीं बल्कि कुछ और समय पता चलता है। ठीक है, जैसे अगर 3 बजा है एक्चुअल में तो उसकी इमेज में आपको 9 बजा हुआ लगेगा। तो उसी तरीके से कोई भी जनरल टाइम होगा तो उसकी इमेज का क्या टाइम होगा ये हमें पता करना है। अब आप जब खुद मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपने ये भी गौर किया होगा कि आप जब इमेज के सामने खड़े होते हैं तो आपका राइट हैंड लेफ्ट लगने लगता है और लेफ्ट हैंड राइट लगने लगता है। तो मिरर एक्चुअली करता क्या है? जैसे एक घड़ी है, ठीक है, आप इस घड़ी को 20 से अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी चीज इधर की होगी मिरर उसको इस तरफ दिखाता है, उल्टा करता है। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में कर देता है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कर देता है। तो अगर कोई भी घड़ी की सुई इस तरफ होगी तो जो उसकी इमेज दिखाई देगी ये इसको इन्वर्ट करके इस तरफ ले आएगा। ठीक है, और जितने एंगल पर ये सुई रहेगी उतने ही एंगल पर उसकी इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। तो अगर ये घड़ी की सुई को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं तो ये बनने वाली इमेज है जो हमें मिरर में दिखाई दे रही होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें इमेज का टाइम बताना है कि घड़ी में टाइम इतना हुआ होगा तो इमेज में क्या टाइम हुआ होगा। ठीक है, तो उसको करने के लिए मान लो मैं घड़ी में कोई जनरल टाइम कहता हूं। मान लो घड़ी में बजा है 4:25 या मान लो 23 मिनट और 17 सेकेंड। ठीक है, ये घड़ी का समय। हमें इस घड़ी के टाइम को देखकर ये बताना होगा कि उसकी इमेज जो मिरर में बन रही है उसमें क्या समय है। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ये आवर हैंड है जो घंटे का समय बताएगी, आवर हैंड। ये मिनट हैंड है और ये वाली हैंड सेकंड हैंड है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड हैंड से, फिर हम मिनट हैंड में आएंगे और फिर आवर हैंड में आएंगे। तो अगर ये घड़ी है और इस घड़ी में ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सेकंड की सुई 17 सेकंड बताती है। तो आपको पता है कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये 20 सेकंड हो जाता है, ये 15 सेकंड होता है। और 17 सेकंड का मतलब कहां पे हो गया? 17 सेकंड का मतलब ये हो गया, ये 17 सेकंड है। ये 15 था, ये 3 था, 1 2 3 4, तो ये 17 सेकंड हो गया। 15 के बाद जो उसकी इमेज बनेगी, जैसा क्या बताया गया कि ये इमेज इसके अबाउट इन्वर्ट हो जाती है। तो क्या इसकी इमेज इस तरफ बननी चाहिए और इसकी इमेज का जो फॉर्मेशन इस साइड होगा वो कहीं यहां पर होगा। ये उसकी इमेज बन गई। अच्छा, ये कौन सा है? 9 है, ये है 8, ये है 7 और ये 6। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 3 और 4 के बीच में था तो इमेज 8 और 9 के बीच में बनी है। ये 3 से 2 डिवीजन आगे है तो ये 9 से भी 2 डिवीजन आगे हो गया। तो 8 के बाद 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको ये इसके संग मैच करता है। ये 2 डिवीजन इधर है तो ये भी 2 डिवीजन इधर हो गए। तो क्या सेकंड हुए होंगे? यहाँ पे 40 सेकंड हुए होंगे, फिर 41 42 43 43 सेकंड। तो आप ये कह सकते हो कि इमेज का जो समय होना चाहिए ये 43 सेकंड का होना चाहिए। तो सेकंड हैंड 17 था एक्चुअल में, लेकिन मिरर में जो इमेज बनेगी वो 17 सेकंड की दिखेगी।
ठीक है। अब आते हैं मिनट हैंड पे। मिनट हैंड 23 मिनट बताता है। तो मिनट हैंड अगर 23 मिनट बताता है तो ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, 23 मिनट यहां पर हो जाते हैं 20 मिनट, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, 5 में जाके 25 मिनट। 23 मिनट का मतलब क्या हुआ? 21, 22, 23, ये 23 मिनट है। लेकिन 23 मिनट एग्जैक्टली नहीं हुए हैं, 23 मिनट के आगे 17 सेकंड और हो चुके हैं। मतलब मिनट हैंड वाली सुई यहां पर नहीं होगी, यहां पर तब होती जब एग्जैक्टली 23 सेकंड हुए होते। 23 सेकंड से थोड़ा सा आगे है क्योंकि 17 सेकंड बीत चुके हैं, तो ये कहीं बीच में आई होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? 21, 22, 23 सेकंड, ये 24 सेकंड और ये 23 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट। तो 23 मिनट के आगे 17 सेकंड और बीत चुके हैं, इसलिए मैंने इसको इससे 23 और 24 के बीच में कहीं पर बनाया है। उसकी इमेज बननी है तो इसके अबाउट हम इन्वर्ट कर देते हैं, इस लाइन के अबाउट, और इन्वर्ट करेंगे तो इसकी इमेज कहीं यहां पर बन रही होगी। कहां बन रही होगी? एक खाना छोड़ के, एक डिवीजन छोड़ के दूसरे डिवीजन के बीच में। तो 1, 2, 3, 4। जैसे 5 के आगे एक डिवीजन छोड़ के था, तो 7 के आगे भी एक डिवीजन छोड़ के उसके बीच में कहीं आएगा। तो कितने मिनट होंगे? ये 35 मिनट है, ये 36 मिनट है, ये 37 मिनट है। 37 मिनट हुए नहीं है अभी तक। हुए कितने हैं अभी तक? 36 मिनट। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 मिनट्स। ठीक है, ये 2 हो गए। अब कौन सा बचा? आवर हैंड बचा, जो 4 बजे बता रहा है। जो आवर हैंड बचा 4 बजे, उसको भी देख लेते हैं। ये आवर हैंड की हो गया। 1, 2, 3, सॉरी ये 12 होता है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 4 बजे हैं, लेकिन आप ध्यान दें 4 एग्जैक्टली नहीं बजे, 4:23 हो चुके हैं। जब 4 बजते हैं तब सुई 4 पे होती है। 4 बज के कुछ मिनट है तो सुई 4 के आगे पहुंच चुकी है। तो सुई 4 और 5 के बीच में कहीं पर होनी चाहिए थी। ठीक है, उसी तरीके से जो इमेज बनेगी, जब ऑब्जेक्ट अगर 4 और 5 के बीच में है तो 4 की इमेज 8 में बनती है। आपको पता है 4 और 8, 5 और 7 बराबर हैं। तो जो उसकी इमेज बनेगी वो कहीं यहां बनेगी। यहां बनने का मतलब क्या हो गया? 7 और 8 के बीच में, मतलब 7 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, तो 7 आवर्स हो चुके होंगे। ठीक है, तो इन सब का यूज करके अगर हम उसकी इमेज का समय बताएं कि इमेज में क्या समय होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि 7 बजकर 36 मिनट और कितने सेकंड? 43 सेकंड। ये उसकी इमेज का समय हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि कभी भी हमें घड़ी का समय दिया होगा तो इस तरीके का, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इमेज का समय निकाल सकते हैं। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, तो फिर छोटा प्रोसेस क्या है? ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि आप समझें कि कैसे समय बताया जाता है। समय कितना है ये निकालने के लिए आप इस बात को थोड़ा ध्यान दें कि अगर मैंने इन दोनों टाइम को जोड़ दिया, इन दोनों टाइम को ऐड कर दिया, तो 43 सेकंड और 17 सेकंड मिला के कितना हो जाता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड को मैं 1 मिनट कह सकता हूं, तो सेकंड को 0 करके 1 मिनट मैंने कैरी दे दिया। ठीक है, 23 और 1 24, 24 प्लस 36 60 मिनट्स। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे होता है, तो 00 मिनट 1 घंटा फिर से कैरी चला गया, और 4 और 5 और 7 12, टोटल टाइम जोड़ के आता है 12। इसका मतलब हमें इमेज में एक ऐसा समय लिखना है जिससे कि टोटल टाइम जोड़कर 12 के बराबर हो जाए। ठीक है, रीजन यही है कि जितना वो इधर से बढ़ेगा उतना इमेज इधर से आ जाएगी। तो एक्चुअली जितना इधर है उतना ही इधर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का ध्यान दें कि टोटल टाइम 12 आना चाहिए। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं कि क्या इमेज का समय होना चाहिए। तो मान लो आपको दिया हुआ है कि जो क्लॉक है, इस क्लॉक में समय हुआ है मान लो 3:19 और 59 सेकंड। हमें यह पता करना है कि इमेज में क्या समय होगा। तो मैंने क्या बताया?
आपको कुछ इस तरीके का समय लिखना है कि टोटल कितना हो जाए, इतना हो जाए। ठीक है, तो तरीका क्या रहेगा, हमें इतना रिजल्ट बनाना है। तो 59 सेकेंड हैं, उसमें कितने सेकेंड जोड़ देंगे, 1 सेकेंड जोड़ देंगे, तो क्या 60 सेकेंड हो गए। 60 सेकेंड का मतलब 0 0, एक कैरी चला गया। अच्छा, अब टोटल मिनट कितने हो गए, 20। हमें कितने चाहिए, हमें 0 0 चाहिए, मतलब हमें 60 मिनट बनाने हैं। 60 मिनट से 1 घंटा बन जाएगा। तो 19 और 1 20, 20 में कितना जोड़ देंगे, 40 मिनट। 60 मिनट हो गए। 60 मिनट का मतलब 0 0 मिनट, 1 आवर कैरी हो गया। तो 3 और 1 4, कितना बाकी रह गया जोड़ना, 8। ये उसकी इमेज का समय हो गया। ठीक है, तो ये तरीका सिंपल है, एक लाइन में आपको आंसर मिलता है जिससे कि आप इमेज का समय निकाल सकते हो। कभी एक प्रॉब्लम अगर मैंने इस तरीके की दी है जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो जैसे मान लो समय दिया हुआ है 12:13 और 14 सेकेंड। ठीक है, ये समय दिया हुआ है और मैं पूछूं कि इमेज में क्या समय होगा। हमें कितना चाहिए रिजल्ट, 12 चाहिए। तो अब तुम सोचोगे कि 12 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 12 के आगे ऑलरेडी कुछ जुड़ा हुआ है, तो कुछ भी जोड़ेंगे तो 12 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि ये 12 बज के दिया होगा, उसके अलावा कुछ भी दिया हो, 1 बज के कुछ दिया है, 2 बज के दिया है, 3 बज के दिया है, 11 बज के दिया है, तब तक ये तरीका काम आ जाता है। लेकिन अगर 12 बज के कुछ समय दिया है तो उसमें तरीका फेल हो रहा है। फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि टोटल सम हमको 12 चाहिए। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है कि अगर ये 12 दिया भी हुआ है तो आपको पता है कि जब रात के 12 बजते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मिडनाइट, या उस समय को हम क्या लिखते हैं, 0 0 0 0 0, सब 0 हो जाते हैं तो उसको हम मिडनाइट कहते हैं। तो क्या हम इस समय को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 12 की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 0 13 14। इससे समझना आसान हो जाएगा। तो जब भी 12 बज के कुछ समय दिया होगा तो 12 को हम 0 मान के करेंगे। ठीक, अब हमें एक ऐसा समय लिखना है जिससे कि टोटल समय कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो अब मेरे ख्याल से चीजें आसान हो जाएंगी। 14 सेकेंड में कितने सेकेंड जोड़ेंगे, 46 सेकेंड। 46 और 14 सेकेंड जुड़ के 60 सेकेंड होंगे। 60 सेकेंड का मतलब 0 0 सेकेंड, 1 मिनट कैरी। 13 और 1 14 मिनट हो चुका है। फिर से हमको कितना मिनट जोड़ना है, 46 मिनट जोड़ना है, जिससे कि टोटल 60 मिनट्स हो जाए। 60 मिनट्स का मतलब 0 0 मिनट, 1 घंटा कैरी। तो ये 1 हो चुका है, ये 0 है, कितना बचेगा, 11। ये उसकी इमेज का समय हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 12 बज के कुछ दिया है तो उसको 0 बज के कुछ मान लेना है। बाकी ये चीजें तो सेम रहेंगी, 12 को 0 मान लेना है। और बाकी सारे केसेस में जब 12 के अलावा कुछ भी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2, तब तक हम सिंपली इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं और नेक्स्ट पार्ट में अब ये सीखते हैं कि अगर इंसिडेंट रे रोटेट करने लगे तो रिफ्लेक्टेड और मिरर में इंसिडेंट रे का रोटेशन मिरर के रोटेशन से रिफ्लेक्टेड रे के रोटेशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो हेडिंग हम ये दे सकते हैं कि रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर, इनके रोटेशन एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले इंसिडेंट रे की बात करते हैं। तो ये मिरर है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट करके इधर चलेगी। ठीक है, अब अगर तुम इस इंसिडेंट रे को घुमा देते हो, उसका मतलब ये इंसिडेंट रे मान लो अब बदल कर ये हो गई। तो इंसिडेंट रे अगर बदल गई तो रिफ्लेक्टेड रे को भी बदलना पड़ेगा, और रिफ्लेक्टेड रे अब बदलकर कहीं इधर चली गई। तो हमें ये सीखना है, ये पता करना है कि इंसिडेंट रे को अगर हम किसी एंगल से घुमा देते हैं, अगर ये एंगल मान लो थीटा का है, तो आप ज्योमेट्री से ये बता सकते हो कि इस एंगल को भी थीटा होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, जैसे मान लो अगर ये 30 था तो ये भी 30 था। अगर 30 में थीटा जुड़ जाएगा तो इसमें भी 30 में थीटा जुड़ना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा
कि इंसिडेंट रे को रोटेट करवाने से रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करती है। ठीक है, इंसिडेंट रे को अगर आप थीटा से क्लॉकवाइज घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। आप अगर ध्यान दें तो ये देख सकते हैं कि अगर इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज है तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज है, दोनों अपोजिट हैं, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसको किसी एंगुलर स्पीड से घुमाएंगे तो इसके पास भी सेम एंगुलर स्पीड आएगी, लेकिन एंगुलर स्पीड का डायरेक्शन अलग होगा। जैसे ओमेगा से ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा तो ये ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे कि जो रिलेशन उसके एंगल पे है वही रिलेशन उसके एंगुलर वेलोसिटी में भी है। दूसरा पार्ट आता है कि हम अब देखते हैं कि मिरर के रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है। तो मिरर के रोटेशन से फर्क देखने के लिए एक मिरर बनाते हैं और इस मिरर पर हम एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया और इस मिरर पर एक रे ऑफ लाइट आती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है। ठीक है, अब अगर हम मिरर को घुमाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो चीजों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए, जिससे आपको समझना थोड़ा आसान हो, मैं मान लेता हूं कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री के बराबर है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री के बराबर रहा होगा। ठीक, मिरर को घुमा दिया गया, मिरर को घुमा दिया गया तो अब ये मिरर की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो गई, ये मिरर की नई पोजीशन हो गई, मिरर अपनी पोजीशन से घूम चुका है। क्या मिरर घूम जाएगा तो नॉर्मल भी घूम जाएगा, और अब जो नॉर्मल आएगा वो कहीं इस तरीके से आएगा। देखो, मिरर और नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये मिरर है तो ये उसका नॉर्मल है। आप अगर मिरर को घुमाओगे तो नॉर्मल भी घूमेगा, और आप इसको एक्स और वाई एक्सिस की तरह मान सकते हैं। अगर ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जितना आप एक्स एक्सिस को घुमाएंगे उतना ही वाई एक्सिस भी घूमेगी। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहना है। इसका मतलब अगर हमने इस मिरर को थीटा के एंगल से घुमा दिया तो ये जो नॉर्मल बना है ये भी थीटा के एंगल से घूम जाएगा। ठीक है, यहां पे हम इंसिडेंट रे को नहीं छेड़ रहे हैं, इंसिडेंट रे को हम सेम रखते हैं। तो पहले इंसिडेंट रे ये थी तो रिफ्लेक्टेड रे ये चली गई, लेकिन मिरर के घूम जाने की वजह से इंसिडेंट रे तो वही रही, लेकिन नॉर्मल बदल गया, तो नॉर्मल बदलने से रिफ्लेक्टेड रे भी बदल जाएगी। तो ये नई रिफ्लेक्टेड रे है जो मिरर, इस ब्लू वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होके गई होगी। आगे की बात है तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको यूज करने के लिए जिस डायग्राम पर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ये 30 था तो ये भी 30 था। ठीक है, ये जो नॉर्मल बना हुआ है नया वाला, ठीक है, इसको हमने कहा नॉर्मल नंबर 1, इसको हमने कहा नॉर्मल नंबर 2, जो नया नॉर्मल बना है। ठीक है, इसको हम कहेंगे मिरर नंबर 1 और रोटेट के बाद ये बन गया मिरर नंबर 2। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और ये है रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं है तो इंसिडेंट रे सेम रहेगी। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो तुम ये बता सकते हो कि इंसिडेंट रे जो आ रही है वो, जब ब्लू वाले मिरर की हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो उसका जो नॉर्मल है उसके संग इस इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये एंगल यहां से यहां 30 है और ये है थीटा, तो क्या इस पूरे एंगल को 30 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 30 प्लस थीटा। और जितना एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से बनाया होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे ने भी नॉर्मल से बनाया होगा, तो इस पूरे एंगल को भी लिख सकते हैं 30 प्लस थीटा। ठीक है, हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो पहली थी और जो दूसरी थी इनके बीच का क्या एंगल। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा और ध्यान देंगे। ये एंगल आपने निकाला 30 प्लस थीटा और ये वाला जो एंगल था ये था थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल 30 प्लस थीटा है। तो ये थीटा और ये 30 प्लस थीटा दोनों जोड़ देंगे तो क्या हमको ये पूरा एंगल यहां से यहां तक आ जाएगा, 30 प्लस थीटा प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 2 थीटा। ठीक, और ये जो पूरा 30 प्लस 2 थीटा आया, इस 30 प्लस 2 थीटा में से अगर हम ये एंगल घटा देंगे तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा। तो हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम निकालना चाहते हैं ये वाला एंगल। ठीक है, और अगर हमने इस एंगल
को यहां से हटा दिया, इस पूरे में से इस एंगल को हटा दिया तो ये एंगल मिल जाएगा। अब ये पूरा एंगल है कितना, तो अगर तुम देखो पीछे जाकर तो ये एंगल 30 डिग्री के ही तो बराबर है, यही 30 डिग्री तो यहां जाके मैंने बना दिया है, तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये एंगल 30 डिग्री था, तो यही एंगल 30 डिग्री मैंने यहां लिख दिया। 30 प्लस 2 थीटा ये पूरा था, इस पूरे 30 प्लस 2 थीटा में से ये 30 हटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा कितना, 2 थीटा के बराबर। हमें इस रिजल्ट को ही यूज करना है अल्टीमेटली, और रिजल्ट यूज करने का मतलब ये रहा कि अगर हमें ये दिया गया है कि मिरर को कितना रोटेट करवा रहे हो, उससे रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करती है, इनके बीच का रिलेशन अगर फाइंड आउट करना है, तो अगर आप मिरर को थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी, 2 थीटा से घूमेगी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर आप मिरर को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगी, लेकिन डबल द अमाउंट। उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी से मिरर को घुमाओगे उसकी दुगनी एंगुलर वेलोसिटी से रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा कि इंसिडेंट रे जितना घूमेगी रिफ्लेक्टेड रे उतना घूमेगी अपोजिट डायरेक्शन में, मिरर जितना घूमेगा रिफ्लेक्टेड रे दुगना घूमेगी सेम डायरेक्शन में। ये रिजल्ट कुछ कुछ वैसे ही है जैसा हमने सीखा था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर एंड इमेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वहां हमने क्या सीखा था कि ऑब्जेक्ट जितना चलता था इमेज भी उतना ही चलती थी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे। ऑब्जेक्ट का काम होता है इंसिडेंट रे का, इमेज का काम होता है रिफ्लेक्टेड रे का, रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट जितना चलता था इमेज उतना चलती थी अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे जितना घूमती है रिफ्लेक्टेड रे उतना ही घूमती है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और क्या सीखा था हमने, ये सीखा था कि मिरर जितना चलता है इमेज उसका दुगना चलती थी सेम डायरेक्शन पे। तो इमेज सॉरी मिरर जितना घूमेगा रिफ्लेक्टेड रे भी उतना उसका डबल घूमेगी सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है वो आपको याद रखने हैं कि रोटेशन से कैसे फर्क पड़ता है। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों चीजें एक साथ रोटेट करने लगे, तो एक साथ अगर रोटेट करने भी लगे तो हम उसी रिलेशन का यूज करेंगे जो हमने ऑब्जेक्ट, मिरर और इमेज के मोशन के लिए किया था। तो अगर उस रिलेशन को हम याद करें तो रिलेशन मैंने लिखा था 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये रिलेशन हमने लिखा था। इसी रिलेशन का यूज हम इसमें भी करेंगे क्योंकि सेम आइडेंटिकल चीजें हैं, सब कुछ सेम रहा, बस यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह इंसिडेंट रे आ गई है, इमेज की जगह रिफ्लेक्टेड रे आ गई है, मिरर मिरर रहेगा, वहां पे मोशन हो रहा था, यहां पर भी मोशन है लेकिन ये मोशन सर्कुलर है। ठीक है, रोटेशन इन्वॉल्व है। तो क्या रिलेशन लिख सकते हैं, 2 टाइम्स द एंगल रोटेटेड बाय मिरर इज इक्वल टू एंगल रोटेटेड बाय इंसिडेंट रे। आई का मतलब इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट की जगह इंसिडेंट रे प्लस एंगल रोटेटेड बाय इमेज की जगह कौन सा आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये रिलेशन जो हमने वहां पढ़ा था सेम आइडेंटिकल रिलेशन हम यहां पढ़ने वाले हैं। थीटा एम इज द एंगल रोटेटेड बाय मिरर, थीटा I is the angle rotated by incident ray और theta R is the angle rotated by reflected ray। ठीक है, ये तीनों हो गए। वेक्टर साइन का क्या मतलब रहा, वेक्टर साइन का ये मतलब रहा कि हम कन्वेंशन यूज करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का, और कन्वेंशन ये रहेगा कि जो भी चीजें क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी इनको हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और जो भी चीजें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी उसको हम लोग नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, अब जैसे इसी के ऊपर हम कोई क्वेश्चन करते हैं। ये मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि ये इंसिडेंट रे है, ये मिरर है और ये रिफ्लेक्टेड रे। कोई भी दो चीजें अगर हमको पता होंगी तो तीसरी चीज अपने आप निकल जाएगी। तो कोई भी दो चीजें पता है, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि इंसिडेंट रे 30 डिग्री क्लॉकवाइज है, मिरर 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा।
तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा ये निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और ये कह सकते हैं 2 टाइम्स द एंगल रोटेटेड बाय मिरर कितना होगा -20 लिखोगे। यहाँ पे जो थीटा एम है ये थीटा एम हो गया मिरर, लेकिन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो -20 इज इक्वल टू एंगल रोटेटेड बाय इंसिडेंट रे कितना है 30 डिग्री, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, प्लस एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे तो -40 और 30 गया तो -70, और -70 का मतलब थीटा आर अगर -70 आता है तो क्या लिख सकते हैं हम ये कि ये 70 डिग्री घुमा होगा, नेगेटिव का मतलब किधर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो इसी तरीके से मैं कुछ और क्वेश्चंस इसी टेबल में दे देता हूं। आपको जो भी ब्लैंक है उनको फिल करना होगा। कोई भी दो चीजें दी हैं, जैसे आपको दिया है ये 20 डिग्री और ये दिया है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है 70 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये दिया हुआ है 15 डिग्री क्लॉकवाइज और ये दिया हुआ है 20 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जो भी अननोन है हमें इसको फिल करना है। ठीक है, तो 2 मिनट का समय लेंगे, आप सॉल्व करेंगे, इस ब्लैंक को फिल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आपने निकाले हैं। फॉर्मूला वही है जो हमने वहां सीखा है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2 टाइम्स द एंगल रोटेटेड बाय मिरर, यहाँ पे मिरर अननोन है तो मिरर को अननोन ही रखा, एंगल रोटेटेड बाय इंसिडेंट रे 20 डिग्री क्लॉकवाइज पॉजिटिव, प्लस रिफ्लेक्टेड रे -90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, -90 और 20 जोड़ के -70 डिवाइडेड बाय 2 इज -35। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आ गया -35 डिग्री। माइनस का मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज और 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स द एंगल रोटेटेड बाय मिरर कितना होगा -70, माइनस क्यों क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू इंसिडेंट रे नहीं पता, रिफ्लेक्टेड रे कितना है अगेन -10 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये -140 था हो गया -130 बचेगा, तो थीटा आई को हम लिख सकते हैं थीटा आई इज इक्वल टू -130 डिग्री। -130 डिग्री का मतलब 130 डिग्री रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, लास्ट वाले में आते हैं, 2 टाइम्स द एंगल रोटेटेड बाय मिरर 20 डिग्री क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इंसिडेंट रे 15 डिग्री क्लॉकवाइज पॉजिटिव, रिफ्लेक्टेड रे नहीं पता अननोन है, 40 में से 15 गया कितना आ जाएगा थीटा आर हो जाएगा 25 डिग्री, पॉजिटिव आया है इसका मतलब क्लॉकवाइज, तो लिख सकते हैं 15 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि 2 चीजें दी हैं तो तीसरी चीज का रोटेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसी रोटेशन के ऊपर, और उस प्रॉब्लम में आते हैं और कुछ इस तरीके से कि ये एक मिरर है और इस मिरर के सामने एक दीवार, एक वॉल। अगर हमने इस मिरर को सेंटर से हिंज किया हुआ है, हिंज करने का मतलब वहां से घुमाया जा सकता है, रोटेशन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मार्कर को मैं सेंटर से हिंज कर रहा हूं तो ये रोटेशन हो सकता है, इसी तरीके से ये मिरर को सेंटर से हिंज किया गया है, उसके अबाउट ये मिरर घूम सकता है। कोई टॉर्च है या कोई लेजर सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पे कहीं हमने रख दिया, और इससे जब लाइट निकलेगी तो जाके मिरर पे टकराएगी। ठीक है, तो मान लो यहां से लाइट गई और ये लाइट जाकर मिरर से टकराई, मिरर से जब टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट आकर यहां पे टकराती। ठीक है, तो आपको इस दीवार में, इस वॉल में यहां पर एक लाइट का स्पॉट दिखाई देगा। लेजर लाइट की मैं बात कर रहा हूं, तो लेजर लाइट स्ट्रेट लाइन पे गई और रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आई तो आपको स्पॉट दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इस मिरर को रोटेट करना शुरू कर दें, तो रोटेट करना शुरू करोगे तो ये स्पॉट अपनी जगह पे नहीं रहेगा। अगर ये मिरर घूमने लगेगा तो ये स्पॉट भी अपनी जगह से बदलने लगेगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप मिरर को घुमाओगे, इंसिडेंट रे सेम रखते हैं, मिरर को घुमाएंगे तो क्या रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी, और रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी तो रिफ्लेक्टेड रे का स्पॉट जो होगा वो बदलता जाएगा। तो पता करना है कि रिफ्लेक्टेड रे का स्पॉट कहां है, ये पता करना हो सकता है, या ये भी पता करना हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड रे का स्पॉट जो इस दीवार में चल रहा है उसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ, या
स्पॉट कहाँ बन रहा है, ये दोनों चीजें समझते हैं। तो ये मिरर रहा और इसको हमने जब रोटेट कर दिया तो रोटेट करने के बाद मान लो मिरर यहां पहुंच गया, ये मिरर यहां पहुंच गया। ठीक है, और मिरर यहां पहुंच जाएगा तो इंसिडेंट रे तो सेम रहेगी, रिफ्लेक्टेड रे बदल कर कहीं और पहुंच जाएगी। तो मान लो रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहां पहुंच गई, तो कहां पहुंचती है हमें यह पता करना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा? तो पहली बात तो ये रही कि ये जो मिरर था इसके संग ये जो पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे आप देख रहे हैं, इसने यहां से यहां तक मान लो एक एंगल बनाया था, उस एंगल को मैंने लिखा है 30 डिग्री। ठीक है, मिरर का जो सेंटर है यहां से ये दूरी 3 मीटर के बराबर है। ठीक है, मिरर रोटेट करने लगा विद द एंगुलर स्पीड ऑफ 1 डिग्री पर सेकेंड, ये उसकी एंगुलर स्पीड। तो हमें यह पता करना है कि जो लाइट स्पॉट पहले यहां था P पे, वो लाइट स्पॉट अगर Q पे पहुंच गया है, इस पॉइंट को अगर मैं नाम देता हूं पॉइंट O, तो O से Q की क्या दूरी है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं लिख भी देता हूं जिससे आपको समझ में भी आ जाए क्या है और फिर हम इसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मिरर स्टार्ट्स rotating with angular speed of 1 degree per second. Find the position of light spot after 15 सेकेंड। ठीक है, ये लाइट स्पॉट की पोजीशन जो Q है वो कहां पर होगी 15 सेकेंड के बाद। मतलब आप चाहो तो O से लेकर Q या P से लेकर Q तक की दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द लाइट स्पॉट आफ्टर 15 सेकेंड। O से लेकर P तक की दूरी आप पहले भी निकाल सकते हैं, P से Q। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, डायग्राम बना दिया है, बाकी का काम आपका है। आप एक बार वीडियो पॉज करके 2 मिनट ट्राई करते हैं और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना होगा। आप लोगों ने अगर ट्राई किया है तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर ये 3 मीटर की दूरी है, यहां पर ये 30 डिग्री का एंगल है, तो क्या ये दूरी निकाल सकते हो तुम यहां से यहां तक की? कैसे? ट्राइंगल का यूज करके। तो हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? OP बाई बेस कितना है? बेस है 3। तो हम लिख सकते हैं OP हो जाएगा 3 tan 30, tan 31 बाई √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3। OP आ गया। ठीक, अब हमें OQ निकालना है। तो OQ निकल तो जाएगा, लेकिन OQ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? जैसे OP निकालने के लिए आपको ये एंगल पता था, अगर हम ये पूरा एंगल यहां से यहां निकाल लें तो पता चल जाएगा। कैसे निकलेगा? मिरर घूम रहा है 1 डिग्री पर सेकेंड, हर सेकेंड 1 डिग्री घूमता है, तो 15 सेकेंड में ये मिरर कितना घूम जाएगा? 15 डिग्री। तो मिरर अगर 15 डिग्री घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगी? मिरर का दुगना। इंसिडेंट रे फिक्स है, तो मिरर अगर 15 डिग्री घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगी? 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल होगा यहां से यहां तक, ये 30 डिग्री का होना चाहिए। ये पहली रिफ्लेक्टेड रे थी, ये बाद वाली रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे को भी 30 डिग्री घूम जाना चाहिए। ठीक है, तो 30 डिग्री रिफ्लेक्टेड रे घूम गई। अब हम इस ट्राइंगल को देखते हैं। इस ट्राइंगल में हमें O से लेकर Q की दूरी निकालनी है, हमें ये पता है। और अगर हम इस पूरे एंगल को अब देखें शुरू से लेकर आखिरी तक के एंगल को, तो ये एंगल कितना हो गया है? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का अगर ये एंगल हो गया है तो अब हम क्या यूज करेंगे? इस ट्राइंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू OQ बाई 3 मीटर। तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू OQ बाई कितना? 3 मीटर। ठीक है, तो OQ कितना आ जाएगा? 3 tan 60। tan 60 कितना होता है? √3, 3 √3 मीटर।
तो हमको ओ क्यू पता चल गया, ओ पी पता चल गया। अगर ये पूछा गया होता कि पी से क्यू क्या दूरी है तो वो भी निकाल सकते हो। अगर हमको सिर्फ पोजीशन बतानी है कि क्यू का पॉइंट ओ से कितनी दूरी पर है तो पोजीशन भी निकल गई। और अगर हमें इन केस पी से लेकर क्यू की दूरी निकालनी होती तो ओ क्यू माइनस ओ पी कर सकते थे। तो 3√3 माइनस कितना आता, √3, तो हो जाता 3 - 1 इंटू √3। इतनी दूरी पी से क्यू तक की होती। ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस निकालने की बात। इसी क्वेश्चन में एक वेरिएशन हो सकता है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिफिकल्ट बना देता है, और वो ये है कि ठीक है, जैसे जैसे ये मिरर घूमता जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे भी घूमती जा रही है, और रिफ्लेक्टेड रे के घूमने से ये लाइट का स्पॉट नीचे आता जा रहा है। तो जब लाइट का स्पॉट नीचे आ रहा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी हमसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने समझा। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके का है। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम if find the speed of light spot on the wall after 15 सेकेंड। तो जो लाइट का स्पॉट है वो दीवार में चलने लगेगा, तो उस चलते वाले स्पॉट की स्पीड क्या होगी 15 सेकंड के बाद। तो उसकी स्पीड टाइम के संग बदल रही होगी, इसलिए किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर स्पीड को पूछा गया है कि उस समय स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो मैं उस स्पीड को निकालने के लिए उसी डायग्राम में थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है, जिससे कि दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े मुझे। मान लिया जाए कि मैं एक जनरल इंस्टेंस की बात करता हूं। जनरल इंस्टेंस की बात करने का मतलब ये 30 डिग्री पहले से दिया था, 3 मीटर पहले से दिया था, 1 डिग्री पर सेकंड से घूम रहा है, ये सब कुछ सेम रहा। और मैंने ये माना कि किसी भी समय जब ये स्पॉट मूव कर रहा होगा, क्यू पे नहीं कहीं और पहुंचा होगा, तो ये उस समय किसी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा होगा, और ये स्पीड जो उसके नीचे आने की है ये स्पीड v के बराबर, ये हमको पूछा गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उस समय ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल थीटा का है। पिछले क्वेश्चन में वो 60 डिग्री मान लिया था क्योंकि हमको उस समय पर पूछा गया था। हमको अभी भी उसी समय पूछा गया है, लेकिन हम स्पीड को निकालने के लिए एक जनरल पोजीशन को पहले कंसीडर करते हैं, जनरल स्पीड निकालते हैं, और फिर हम उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जिस समय की स्पीड पूछी गई है वो निकालेंगे। तो मैंने ये माना कि किसी भी जनरल समय पर लाइट का स्पॉट यहां पहुंच चुका है, ये रिफ्लेक्टेड रे है उस समय तक ये एंगल थीटा का है, और ये v की स्पीड से स्पॉट चल रहा है। तो अगेन आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ये वाला ट्राइंगल जो है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में ये जो tan थीटा होगा, इस tan थीटा की क्या वैल्यू लिखी जा सकती है, tan थीटा इज इक्वल टू ये दूरी यहां से यहां तक की x मान लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा को लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 3। देख रहे हैं आपको ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3, x डिवाइडेड बाई 3। इसको हम फिर लिख देंगे x इज इक्वल टू 3 tan थीटा। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों ने 11th क्लास में कांस्टेंट मोशन पढ़ा था, कांस्टेंट इक्वेशन पढ़ी थी। उसमें होता क्या है कि एक चीज जो है उसकी वेलोसिटी किसी दूसरी चीज पे जब डिपेंड करती है तो हमने वहां रिलेशन निकालना सीखा था। तो यहां पर भी एक्चुअली यही है कि मिरर के घूमने की वजह से इसकी स्पीड बदलती जा रही है। तो इसकी स्पीड और मिरर का रोटेशन, ये दोनों के बीच में हमें रिलेशन समझना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने किसी जनरल इंस्टेंट पर ये थीटा का एंगल लिया, tan थीटा को मैंने लिख दिया x डिवाइड बाई 3। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों टाइम के रेस्पेक्ट में? क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो वेलोसिटी आएगी। तो यहां पे मिल जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा का डिफरेंशिएशन है, तो पहले tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा आएगा, और फिर हमने क्योंकि टाइम के संग डिफरेंशिएट किया है तो ये d थीटा बाई dt आएगा। ठीक है, तो dx बाई dt इसकी स्पीड है, क्योंकि जिस रेट से ये डिस्प्लेसमेंट बदलेगा
वही इस स्पॉट की स्पीड होगी। तो dx बाई dt को स्पीड लिख देंगे 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी एंगुलर स्पीड है, जिस रेट से ये एंगल बदल रहा है। अगेन 11th क्लास में सर्कुलर मोशन, इस रेट से एंगल बदल रहा है, वो इसकी एंगुलर स्पीड है। किसकी एंगुलर स्पीड है? मिरर की नहीं है। ये थीटा का एंगल किसके लिए नापा गया है? रिफ्लेक्टेड रे के लिए नापा गया है। तो जिस रेट से ये एंगल थीटा बदलेगा, ये एंगुलर स्पीड होगी किसकी होगी? ये एंगुलर स्पीड होगी रिफ्लेक्टेड रे की। ठीक, अब हम जब इस रिलेशन में पहुंच चुके हैं तो ये वेलोसिटी जनरल है, किसी भी समय की है। क्वेश्चन में किस समय पूछा गया है? 15 सेकेंड। हम निकालते हैं, ये किसी भी समय की वेलोसिटी। ठीक, तो अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी रिफ्लेक्टेड रे की निकालेंगे, तो हमने कुछ देर पहले क्या सीखा कि रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी क्या 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर होगी। जितनी एंगुलर वेलोसिटी से मिरर घूमता है, उसकी दुगनी एंगुलर वेलोसिटी से रिफ्लेक्टेड रे घूमती है। जितने एंगल से मिरर घूमता है, उसके दुगने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे घूमती है। तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी से मिरर घूमेगा, उसकी दुगनी एंगुलर वेलोसिटी से रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी। तो क्या लिख सकते हैं हम? ये 2 टाइम्स ऑफ कितना है? 1 डिग्री पर सेकेंड। तो 1 डिग्री पर सेकेंड को 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 डिग्री पर सेकेंड। लेकिन क्या डिग्री एसआई यूनिट है? नहीं है, एसआई यूनिट रेडियन होती है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब ये यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया? पाई बाई 90 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, ये क्या आ गया? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये वैल्यू निकलने के बाद अगर हमको स्पीड पूछी गई है तो हम स्पीड लिख देंगे v इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर। 15 सेकंड के बाद ये थीटा कितना हो जाएगा? हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में। 15 सेकंड के बाद ये 30 डिग्री था, तो ये भी 30 डिग्री हो गया था। तो टोटल थीटा कितना हो गया था? 60 डिग्री। तो 3 sec स्क्वायर 60 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब पाई बाई 90। sec स्क्वायर 60, sec 60 होता है 2, sec स्क्वायर 60 होगा 4 और ये चला जाएगा तो ये बच जाएगा 12 पाई बाई 90। ठीक है, और ये अगर कैंसिल करते हैं तो 6 1 6 30 15, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 15 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हो गई लाइट स्पॉट की। आप एक बार, तो अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ दिक्कत आई है तो आप इसको फिर से एक बार इसको रिवाइंड करके दोबारा देखें कि किस तरीके से हमने अप्रोच करी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये जो पार्ट है एक्चुअली कांस्टेंट मोशन में भी पढ़ाया जा चुका है, तो इससे रिलेटेड ये एंगुलर स्पीड हमने यूज करके स्पीड को फाइंड आउट किया। ठीक है, चलिए इसके बाद अब जो पार्ट बच जाता है वो ये है कि दो मिरर्स अगर एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं तो कितनी इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। इमेजेस फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड मिरर के बारे में समझते हैं, और इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दो मिरर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे, उसके लिए केस पर बताता हूँ, फिर मैं जनरलाइज कर दूंगा कि दो से अगर एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ और होगा इनके बीच में तो क्या करना। तो उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें कि दो मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंक्लाइंड है, और इस डायग्राम में मैंने 3 इमेजेस भी बनाई हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसके हिसाब से आपको ये लगता कि ये दो मिरर्स हैं, तो ये दो मिरर्स अपनी अपनी इमेजेस बना रहे होते। ये तीसरी इमेज कैसे बन रही है इसको भी इस डायग्राम में हम समझते हैं। तो पहले तो आप ये समझें कि ये जो मिरर है, मैंने दो तरीके की रेस का यूज़ किया है, एक ब्लू कलर से और एक रेड कलर से। दोनों का अलग अलग मतलब रहा है। इस मिरर के लिए अगर हम ब्लू रे को देखते हैं तो ब्लू रे आकर इसमें इंसिडेंट होती है और यहाँ से इनका रिफ्लेक्शन होता है। तो ब्लू रे इंसिडेंट होकर जब रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती हैं वो इमेज बनती I1। तो ये वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज I1 यहाँ बना रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से। उसी तरीके से इस वाले मिरर की अगर हम बात करें तो अब ये वाली रेड कलर की रेज देखें, इससे रेज आई, रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये जो रे रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं ये हमको I2 से आती हुई लग रही हैं, तो ये वर्टिकल मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज I2 को यहाँ बना रहा होगा। अब तीसरी इमेज जो I3 बन रही है इसके बारे में हमें समझना है। तो जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज I1 बनी है यहाँ पर, ठीक है, इस इमेज I1 से
ये दोनों रेज यहाँ पर जा रही है, इससे रिफ्लेक्ट हुई हैं और जा रही हैं। लेकिन यही रिफ्लेक्टेड रेज इस मिरर के लिए इंसिडेंट रेज का काम कर रही हैं, इंसिडेंट रेज जो आके टकराने वाली है। तो ये वाला मिरर इन दोनों ब्लू रेज को जो आ रही हैं इनको इंसिडेंट रेज मानेगा और इंसिडेंट रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को वो ऑब्जेक्ट मानेगा। तो ये वाला मिरर इन दोनों रेज को आने को जो इंटरसेक्शन है इसको ऑब्जेक्ट मानेगा और इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके पीछे यहाँ बना देगा। ये वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना देगा, जिससे कि इस मिरर से ये रिफ्लेक्टेड जो जा रही हैं ये इसकी इमेज से आती हुई लग रही होगी। ठीक है, तो इस वाले मिरर ने क्या किया? इस वाले मिरर ने ये किया कि जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज I1 यहाँ बनी थी, इस I1 की इमेज को इस वाले मिरर ने ऑब्जेक्ट माना है क्योंकि इंसिडेंट रेज आ रही है इसके पास, और इसकी इमेज को I3 में फॉर्म किया, तो इमेज I3 होगी। उसी तरीके से अगर आप इस रेड कलर को देखते हो तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो I2 यहाँ बनी है वो कैसे बनी है? रेज यहाँ पे आई, इनका रिफ्लेक्शन हो गया, तो इस मिरर ने जो रिफ्लेक्ट करा वो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ रही हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज I2 यहाँ बन गई। लेकिन क्या यही रिफ्लेक्टेड रेज जो आ रही हैं ये इस मिरर के लिए इंसिडेंट रेज का काम कर रही हैं, क्योंकि मिरर से टकराने वाली हैं? तो ये वाला मिरर जो हॉरिजॉन्टल है ये इन दोनों रेज जो इसके पास आ रही हैं इनको इंसिडेंट रे मानेगा और इसके इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट मानेगा। तो ये वाला मिरर इसको ऑब्जेक्ट मानेगा और फिर ये वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट को मानकर इसकी इमेज यहाँ बना रहा है। तो देख सकते हो ये रेज आई और रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। इस मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे जो आ रही हैं ये I3 से आती हुई लग रही है। ठीक है, तो जो I3 की इमेज बनी है ये एक्चुअली दोनों मिरर ने बनाई है। इस मिरर ने भी बनाई है रिफ्लेक्टेड रे से और इस मिरर ने भी बनाई है रिफ्लेक्टेड रे से, लेकिन दोनों का पॉइंट सेम है। तो I3 की इमेज एक सिंगल इमेज कही जाएगी, दो अलग अलग इमेजेस नहीं कही जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों इमेजेस एक ही जगह पर बनी है। तो इन टोटल जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हम यहाँ पे लिखेंगे वो 3 इमेजेस लिखेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि अगर इन दोनों मिरर के बीच का एंगल मैं बदल देता तो हो सकता है कि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों अलग अलग जगह पर इमेजेस बना रही होती, तो ये तीसरी इमेज अलग हो जाती, तो हम 3 और 4 मतलब 2 अलग अलग इमेजेस काउंट करते और इस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 4 कही जाती। लेकिन अगर एक ही जगह पे बन रही हैं तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 3 ही कही जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 2 मिरर्स इंक्लाइंड होंगे तो इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। अब ये दोनों रे निकल गई और कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, ये दोनों रे भी निकल गई और कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो अब फर्दर कोई इमेज का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। अब टोटल नंबर इमेजेस हम कहेंगे कि सिर्फ 3 के बराबर हैं। कुछ और चीजें समझते हैं जो 3 इमेजेस बनी हैं इनके बारे में। तो ये जो 3 इमेजेस बनी हैं ये कैसे लाइक करती हैं वो भी समझ लिया जाए और हमें कैसे बनानी है वो समझ लिया जाए। अगर ऑब्जेक्ट को आपने यहां रखा है, एक इमेज ठीक इसके पीछे बनेगी, इसको हमने क्या नाम दिया है? I1 का। ठीक, एक इमेज इसके पीछे बनेगी, ये वाला मिरर ऑब्जेक्ट मानकर इसकी इमेज को पीछे बनाएगा, इस इमेज का नाम हमने दिया है I2। ये दोनों इमेजेस तो आपको पता ही थी, लेकिन एक तीसरी इमेज भी बनी है और वो तीसरी इमेज कहीं यहां पर बनी I3। ये जो तीसरी इमेज बनी है ये एक्चुअली इन दोनों मिरर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के डायगोनली अपोजिट ये तीसरी इमेज बनी। तो 3 इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है I1, I2 एंड I3। ये जो 3 इमेजेस बनी हैं अगर आप इसको इस तरीके से जोड़ देते तो आपको ये एक रेक्टेंगल मिलता, और इस रेक्टेंगल में जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। उसी तरीके से आप ये डिस्टेंस निकालते और ये डिस्टेंस निकालते तो वो भी सेम होता। मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा और उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। इसका मतलब अगर ये 3 इमेजेस और ये ऑब्जेक्ट ये सब के सब मिरर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इक्वल दूरी पर हैं, तो ये सब किस चीज में लाइक करने चाहिए? ये सब एक सर्कल में लाइक करने चाहिए। तो आप इसको अगर करोगे, कंप्लीट करोगे, तो ये एक तरीके का सर्कल बन जाएगा। और सर्कल बनने के बाद आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट और उसकी तीनों इमेजेस इसी सर्कल में ही लाइक करेंगे। ऐसा सिर्फ
इस 90 डिग्री के इंक्लाइंड मिरर्स के लिए नहीं है, बल्कि अगर दो मिरर एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं तो ये हर जगह पे यूज़ किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट और उसकी जितनी इमेजेस हैं वो सब के सब हमेशा सर्कल में ही लाइक करेंगी और उस सर्कल का सेंटर मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, अब अगर इस बात को हम समझते हैं तो अब हम इसको जनरलाइज करेंगे दूसरे केसेस के लिए और देखेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दो मिरर फिर से लेते हैं तो उसके पहले एक चीज और समझते हैं। कोई भी मिरर जब इमेज बनाता है तो वो इमेज तभी बना पाता है जब कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने हो। सामने का मतलब यहाँ होगा चलेगा, यहाँ होगा चलेगा, इधर इधर कहीं भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट से रेस जाकर मिरर से रिफ्लेक्ट कर सकती है। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दोगे तो इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। इसका कोई भी इमेज का फॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता क्योंकि ये मिरर के पीछे रखा है, तो रिफ्लेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन तभी होता है जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा जाता है। अगर पीछे रखा जाता है तो कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर तुम्हारे पास दो मिरर्स, मान लिया जाए ये एक मिरर है और इस मिरर के लिए आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ऊपर कहीं रखा होगा तो इमेज बन जाएगी, नीचे रखा होगा तो नहीं बनेगी। उसी तरीके से ये दूसरा मिरर है, ये दूसरा मिरर इसके संग इंक्लाइंड है और इसके लिए भी यही कहा जा सकता है कि इसके पीछे रखा होगा तो नहीं बनेगी, इसके आगे रखा होगा तो बनेगी। इन दोनों से हम एक चीज ये समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको आगे की तरफ रिड्यूस कर दूं इन दोनों मिरर्स की लाइन को, तो ये एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह बनती है जो कि दोनों मिरर के पीछे है। अगर तुम यहां पे रखोगे या इधर कहीं पर भी होगा तो ये इस मिरर के आगे की जगह है तो इमेज बन जाएगी। ऊपर कहीं रखोगे तो ये इस मिरर के आगे ही इमेज बन जाएगी। ये जो जगह है ये इस मिरर के भी पीछे है और इस मिरर के भी पीछे है। तो आप देख सकते हैं ये मिरर के पीछे है ये जगह और इस मिरर के भी पीछे है ये जगह। तो ये जगह एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी no image is formed if object is placed in this region। ठीक है, अगर आप इस रीजन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस रीजन पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कहीं और रखा होगा, इमेज का फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे पास दो मिरर्स एक दूसरे से इंक्लाइंड है और उनकी इमेजेस के बारे में पता करना है तो मैं उस इमेज को निकालने के लिए एक सर्कल की मदद लेता हूँ। मैं सर्कल पहले इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि जितनी भी इमेजेस होंगी वो सर्कल में ही लाई करती हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट। ये एक मिरर हो गया, ये एक दूसरा मिरर हो गया। ये दोनों मिरर एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है और जो भी मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कल का सेंटर कहा जाएगा और इसी सेंटर का यूज करके सारी इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। अब देखो कैसे इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है। और अच्छा, कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये वो रीजन है जो अभी ठीक मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये वो रीजन है जहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है और इसकी इमेजेस कैसे बन रही है। तो ये वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या ठीक इसके पीछे बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज ठीक इस मिरर के पीछे बन गई। पहला मिरर जो इमेज बनाएगा, इस मिरर का नाम अगर मैं मिरर M1 देता हूं, इस मिरर का नाम अगर मैं मिरर M2 देता हूं, तो जो पहला मिरर इमेज बनाता है वो इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, ये दो पैरेलल मिरर के लिए भी था कि जब दो पैरेलल मिरर थे तो पहला मिरर जो इमेज बनाता था वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता था, फिर दूसरा जो बनाता था फिर वो पहले के लिए बन जाता था। वही चीज यहाँ पर भी है, पहला मिरर जो इमेज बनाएगा वो दूसरे का ऑब्जेक्ट बन गया है और फिर ये दूसरा जो बनाएगा वो पहले का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये वाला मिरर हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस वाले मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट की बनाई हुई इमेज, ये इमेज इसका ऑब्जेक्ट है और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज
इस मिरर से जितनी दूरी पर होगी उतनी दूरी पर पीछे ये इमेज बनाएगा। तो ये वाला मिरर इसको ऑब्जेक्ट मान रहा है, और ऑब्जेक्ट मानने के बाद इस मिरर से जितनी दूरी पर इसका ऑब्जेक्ट होगा, जितनी दूरी पर इसका ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही पीछे इसकी दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बन गई है दूसरी इमेज I2। किसने बनाई है ये इमेज? I2 वाले, सॉरी M2 वाले मिरर ने इसकी इमेज बनाई। अब M2 वाला मिरर जो इमेज बनाएगा I2, वो अगेन इस M1 का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसा होता रहेगा बार बार। और अगर ये चीज इसका ऑब्जेक्ट है, इस मिरर का ऑब्जेक्ट है, तो मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनती है, और मिरर और उसकी जो ऑब्जेक्ट और उसकी जो बनाई हुई इमेज होती है, उसको जोड़ने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होती है। तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, और ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन इस मिरर के परपेंडिकुलर है। ये इमेज बनाई है M1 ने। M1 की बनाई हुई इमेज वापस से M2 का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और M2 वाला इसको ऑब्जेक्ट मानेगा, और इसको ऑब्जेक्ट मानकर इसकी इमेज को कहीं इस तरफ फॉर्म कर रहा होगा। तो यहाँ पर कहीं पर इसकी इमेज यहाँ बन गई। ठीक है, I4 मैं नाम देता हूँ। ये जो I4 की इमेज बनाई है इस मिरर ने इसको ऑब्जेक्ट मान के इसकी जो इमेज बनाई है I4, ये इमेज अब दूसरा वाला मिरर जो ये था इसका ऑब्जेक्ट बन जाता, लेकिन बन नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि जब इस मिरर ने इसकी इमेज यहां बनाई, तो ये इमेज दूसरे वाले मिरर का ऑब्जेक्ट बन गया था। ये मिरर इसको ऑब्जेक्ट मान के इसकी इमेज को यहां बना चुका है, लेकिन इस इमेज को अब दूसरा मिरर फिर से ऑब्जेक्ट नहीं मान सकता, क्योंकि ये उस जगह पर आ गया है जहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब इसकी फर्दर इमेजेस बननी बंद हो जाएंगी। ठीक है, उसी तरीके से सेम लॉजिक का यूज करके अगर आप इस वाले मिरर के पास आते हैं, ठीक है, तो इस वाले मिरर के पास आते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला मिरर इसकी इमेज को बनाएगा, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर पीछे इसकी इमेज को बना दिया। इस इमेज का नाम मैंने दिया I1 डैश। ठीक है, ये वाला मिरर, ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज, ये इमेज बनेगी। तो ये इमेज इस मिरर ने बनाई, लेकिन यही इमेज अब दूसरे वाले मिरर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये वाला मिरर इसको ऑब्जेक्ट मानेगा, और इससे ऑब्जेक्ट जितनी भी दूरी पर होगा उतनी दूरी पर इसने पीछे इमेज को फॉर्म कर दिया होगा। तो इसको मैंने नाम दिया I2 डैश। फिर से ये जो इमेज बनी है, ये इमेज अगेन इस वाले मिरर का ऑब्जेक्ट, और इस मिरर का ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा तो इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होगा उतनी दूरी पर उसकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगेन हम इसको लाइन से जोड़ देंगे, तो I2 डैश की इमेज I3 डैश बन गई। ये I3 डैश की जो इमेज बनी है ये इस मिरर ने बनाई है, और ये जो इमेज बनी है अब ये पहले वाले मिरर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पहले वाले मिरर से ऑब्जेक्ट उससे जितनी परपेंडिकुलर दूरी पर होगा उतनी परपेंडिकुलर दूरी पर इसने इसकी इमेज को बना दिया होगा, जिसको हम I4 डैश कह रहे हैं। अब इसकी भी फर्दर इमेजेस बननी बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब उस जगह पर ये आ चुका है जहां पर अब ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस डायग्राम में रफली 8 इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये 8 इमेजेस जो बनी हैं ये इस तरीके से बनी है, जो सब की सब सर्कल में लाइक कर रही है। जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था, जब मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो यही 2 इमेजेस जो बन रही थी वो मिल चुकी थी, एक हो गई थी, इसलिए हम उनको सिंगल इमेज काउंट करते। तो अगर ये दोनों इमेजेस मान लो एक ही जगह बनती तो टोटल इमेजेस हम 7 कहते, 8 नहीं कहते। लेकिन अगर ये अलग अलग जगह बनी है तो टोटल इमेजेस हम 8 कहें। ठीक है, इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हम ये सीखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो उस फॉर्मूला को बताने से पहले आप ये समझें कि ऑब्जेक्ट जब इनके बीच में कहीं रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि इनके बीचों बीच कहीं रखा जाए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक मिरर के नजदीक रखा जाए। तो अगर मैं इन दोनों मिरर के एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन बनाता हूं, एंगल बाइसेक्टर मतलब बीचों बीच बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हो, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ना रखा हो। अगर ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा होगा तो इसको हम नाम देंगे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट।
और अगर इसके ऊपर नहीं रखा होगा तो हम इसको लिखेंगे नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या तो सिमेट्रिकल होगा या नॉन सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल तब जब लाइन ऑफ सिमेट्री बीचों बीच रखा होगा, और अगर बीचों बीच नहीं रखा होगा तो नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब कितनी इमेजेस बन रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों मिरर्स जो हमने बनाए हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा निकालने का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 360 डिग्रीज बाय थीटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि आप जब भी कोई नंबर लिखते हैं, जैसे आपने लिखा 5.67, तो 5 इसका इंटीग्रल पार्ट होता है और 0.67 इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो ये मैंने ब्रैकेट बनाया है, इस ब्रैकेट का मतलब है कि हम इसके कौन से पार्ट को कंसीडर करेंगे? इंटीग्रल पार्ट को। मतलब डेसिमल के बाद वाली चीजें कंसीडर नहीं करनी है, डेसिमल के पहले वाली चीजें ही कंसीडर करनी है। जैसे मान लो अगर 4.2 होता और मैं पूछता कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो 4 लिखते। अगर ये 5.67 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 ही होगा। अगर सिर्फ 5 है तो 5 का तो 5 ही रहेगा। अगर होता 4.99 तब भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता। तो आपको क्या कंसीडर करना है? डेसिमल के पहले वाला इंटीजर पार्ट, वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? अगर दो मिरर्स एक दूसरे से थीटा के एंगल पर इंक्लाइंड हैं तो हम 360 डिग्री से थीटा को डिवाइड करेंगे तो हमको एक इंटीजर मिलेगा जिसका नाम हमने n दिया है। अब दो केसेस यहां पे अराइज होंगे। केस 1 जो है वो ये बताएगा कि इफ n इज इवन, क्योंकि n इंटीजर है तो n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, तो इफ n इज इवन तो हम ये लिखेंगे कि जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो होंगी n-1। ठीक है, -1 करने का कारण यह है कि जो भी इमेज बन रही थी वो अलग अलग नहीं होके मिल चुकी हैं। इस डायग्राम को जैसे मैंने बताया था इसमें आप समझ सकते हैं, ये दोनों इमेजेस अगर एक ही जगह मिल जाएंगी तो इनको अलग अलग काउंट नहीं करना है, सिंगल काउंट करना है, इसलिए यहाँ पे 1 से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज है, और मान लो तुम्हारा n इवन नहीं आया, तुम्हारा n ऑड आ गया, तब भी तुम्हें इसी केस को आगे भी पढ़ना है और ये देखना है कि क्या और ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल भी है, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल भी है तब भी नंबर ऑफ इमेजेस n-1 ही रहेगी। मतलब अगर आपने n निकाला, n इवन आ गया तो आपको आगे सोचना ही नहीं है, आपको n-1 कर देना है। अगर इवन नहीं आया, ऑड आया, तो चेक करना है कि सिमेट्रिकल है या नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब बीचों बीच लाइन ऑफ सिमेट्री में रखा है या नहीं रखा है। अगर रखा है तब भी नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगी। केस 2, केस 2 को आप सिंपली ये समझ लीजिए, फॉर ऑल अदर केसेस। अगर पहला केस नहीं है तो फिर दूसरा ही केस है, और दूसरे केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन होगा वो n होगा। इसमें हमें 1 माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेजेस कितनी बन रही हैं इनके नंबर्स निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिससे कि इनको यूज करना हमें आ जाए। तो क्वेश्चन करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, उसको साथ साथ सॉल्व भी करते जाए। अभी कुछ देर पहले हमने दो मिरर्स लिए थे और वो दोनों मिरर्स कैसे थे? परपेंडिकुलर थे, 90 डिग्री पर थे एक दूसरे से, और ऑब्जेक्ट मान लो हमने रखा है यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? हम n निकालेंगे। n होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 360 बाई, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 90 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 4 ही रहेगा। 4 कैसा है? 4 इवन है, और इवन है तो ऑब्जेक्ट चाहे जहां रखा होगा, इमेजेस के जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 4 इमेजेस का फॉर्मेशन, सॉरी 4 -1, 1 को माइनस करना पहला केस है,
तो 3 नंबर ऑफ इमेजेस का यहाँ फॉर्मेशन होगा। अगर वही ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल भी रखा होता तब भी पहले ही केस रहता, इसलिए क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है। इवन आएगा तब भी माइनस करना है, सिमेट्रिकल आएगा तब भी माइनस करना है, दोनों हो जाएंगे तब भी 1 माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई पहली प्रॉब्लम। और हमने देखा भी था परपेंडिकुलर मिरर के लिए 3 इमेजेस का फॉर्मेशन हुआ था। दूसरे क्वेश्चन में ये एक मिरर है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्वियसली सिमेट्रिकल नहीं है और ये 60 डिग्री। ठीक है, चौथी प्रॉब्लम, ये एंगल 50 डिग्री का है। ऑब्जेक्ट यहां। पांचवी प्रॉब्लम, 50 डिग्री का एंगल फिर से है, ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अब 2 मिनट में इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या आंसर आता है। मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर n 360 डिवाइडेड बाई 60 कितना आया, 6। ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आ गया। 6 कैसा है, इवन है। अगर 6 इवन है तो कौन सा केस, फर्स्ट, और इमेजेस कितनी बनेंगे, 6 - 1 = 5। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 360 बाई 60, फिर से 6 आएगा। 6 आया है तो हमें 1 माइनस करना ही है और इमेजेस के नंबर आ जाएंगे 5। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट, एक केस में सिमेट्रिकल नहीं था, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए था मुझे, इसको आप थोड़ा चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल था तब भी 5 आया है, सिमेट्रिकल नहीं था तब भी 5 आया है। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो या ना हो, अगर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑड है तो जरूर फर्क पड़ेगा। तो जैसे अब इस प्रॉब्लम में आते हैं, यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर निकालते हैं 360 बाई 50। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे तो 7 ही लिखेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद की चीज़ें कंसीडर नहीं की जाती है। ये ऑड आया है। अगर ये ऑड आया है तो हमें अब आगे चेक करना है कि सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है, इवन भी नहीं है, तो कौन सा केस, दूसरा केस। और दूसरे केस में हमें कुछ माइनस नहीं करना है, इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी वही 50 है तो 360 बाई 50 करेंगे तो n वापस कितना आ जाएगा, 7। 7 इवन नहीं है, तो पहले केस को हम पहले देखते हैं, 7 इवन नहीं है, लेकिन क्या ये सिमेट्रिकल है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बीचों बीच रखा है तो सिमेट्रिकल है। तो हम पहले ही केस में रहेंगे और फर्स्ट केस में अगर रहते हैं तो इमेजेस हो जाएंगी 7 - 1 मतलब 6 के बराबर। इस तरीके से हम इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 मिरर्स अगर एक दूसरे के इंक्लाइंड हैं तो कैसे इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हम फॉर्मूले से इमेज का फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, नंबर इमेजेस। और फिर मैंने ये भी बताया कि वो इमेजेस एक सर्कल में लाई करती हैं और किस तरीके से फॉर्म होती हैं, ये भी हमने सीखा। ठीक है, कभी कभार एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि एक ऐसा कमरा है, एक ऐसा रूम है जिसकी दीवारों में मिरर लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप जिस भी रूम में बैठे हैं आप इसमें इमेजिन करें कि उसमें एक दीवार मिरर है। अगर सिर्फ एक ही दीवार मिरर है तो एक ही इमेज बनेगी। अगर 2 दीवार मिरर बन जाए तो क्या वो दोनों दीवार एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो 2 दीवार इमेज बन जाएंगी, दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मिरर के लिए हमने सीखा है कि 2 मिरर के परपेंडिकुलर होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 3 के बराबर होती है। लेकिन अगर उसी रूम में 3 दीवार जो हैं वो मिरर है। ठीक है, वो 3 दीवार कौन सी हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इन अ रूम if 3 adjacent walls are mirror, then find the number
ऑफ इमेजेस। ठीक है, 3 एडजेसेंट वॉल मिरर्स। एडजेसेंट का मतलब बगल बगल वाली। ठीक है, तो जैसे मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ये एक्चुअली थोड़ा 3 डायमेंशनल होगा, तो आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सी 3 दीवार की बात करी जा रही है और कैसे फॉर्मेशन। तो इस रूम में 3 दीवार मिरर हैं। एक दीवार हो सकता है कि ये वाली मिरर हो, ठीक है, एक दीवार ये वाली मिरर बन जाएगी और एक दीवार ये वाली मिरर बन जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम एक्स वाई जेड 3 एक्सिस बनाते हैं तो एक्स वाई प्लेन मिरर है, एक्स जेड प्लेन मिरर है और वाई जेड प्लेन मिरर है, ये 3 प्लेन मिरर है। और ऑब्जेक्ट कहीं इस रूम में हमने बीच में रख दिया। तो इस ऑब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, ये 7 इमेजेस बनती हैं। ठीक है, अब ये 7 इमेजेस कैसे बनेंगी? अब उसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ 3 डायमेंशनल है, तो ऐसे समझाना मुश्किल है। लेकिन आपको ये पता है कि हर मिरर अपने पीछे पीछे एक एक इमेज को तो बना ही रहा होगा। तो इस मिरर के पीछे एक इमेज बनेगी, इस मिरर के पीछे दूसरी इमेज, इस मिरर के पीछे तीसरी इमेज। ठीक है, और फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर 2 मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, 2 मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, तो एक इमेज इसके पीछे I1, एक इमेज इसके पीछे I2 और तीसरी इमेज इसके ठीक डायगोनली अपोजिट I3 बन रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक इमेज इस मिरर के पीछे I1, एक इमेज इस मिरर के पीछे I2, एक इमेज इस मिरर के पीछे I3, सॉरी ये नीचे वाला मिरर है, I1 इधर, I2 इधर और I3 पीछे। ठीक है, 3 साइड है, एक ये वाली साइड दिख रही है आपको, उसके पीछे, ये वाली साइड इसके पीछे और ये वाली साइड इसके पीछे। ये 3 इमेजेस तो बन जाएंगी जो मिरर के पीछे बनती हैं। और बाकी 3 इमेजेस डायगोनली अपोजिट, जैसे जहां पर 2 मिरर टकराए हैं उनके ठीक डायगोनली अपोजिट। तो कहां कहां मिरर टकराए हैं? नीचे वाला मिरर, वर्टिकल मिरर यहां पे टकराया है, इसके पीछे बनेगी एक इमेज। उसी तरीके से ये वाला मिरर जो पीछे रखा है, ये वाला मिरर जो इस दीवार में रखा है, ये दोनों जो टकराए हैं इसके पीछे बनेगी एक इमेज। और फिर ये वाला मिरर जो सबसे नीचे है, वो वाला मिरर जो पीछे रखा है, ये दोनों जहां पे टकराए हैं, ये लाइन दिख रही है आपको, इसके पीछे एक इमेज बनेगी। तो टोटल इमेज हो गई अब तक 6। एक एक इमेज मिरर के पीछे पीछे और बाकी 3 इमेज जहां पे मिरर टकराए हैं उनके पीछे पीछे 3 इमेजेस बन गई। टोटल 6 हो गई। एक और इमेज बनती है जो कि 7वीं इमेज होती है, उसको डायग्राम में बनाना मुश्किल है, लेकिन जहां पर ये तीनों मिरर टकराए हैं, कहां टकराए हैं? इस पॉइंट पे टकराए हैं, इस ऑब्जेक्ट के ठीक डायगोनली अपोजिट 7वीं इमेज का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा? 7 इमेज। इस तरीके से ये चैप्टर प्लेन मिरर का खत्म होता है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी होगी उसकी मैं लिए आपको क्वेश्चंस दूंगा। बाकी हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या आता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं और फिर उसके लिए इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, अगेन अगर आपको यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको आप ढंग से एक बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर नहीं, नया टॉपिक, ऑप्टिक्स ही चल रहा है, लेकिन नया टॉपिक हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस स्टार्ट करेंगे।